मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ LLB फाइनल ईयर। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जो मेरे लेक्चर्स हैं वो ऑफेंस पर चल रहा था और व्हाट इज ऑफेंस एंड व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस इट हैज़ बीन क्लियर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। एक लास्ट जो उसका टॉपिक था वो चल रहा था कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो उस सीरीज में यानी कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में क्या चीजें कंपाउंडेबल है और क्या नहीं है इसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो उस क्रम में पिछले लेक्चर के लास्ट स्लाइड में हमने सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी की चर्चा की थी। सेक्शन 320 सब क्लॉज 1 में उन केसेस की चर्चा की गई है जबकि बिना परमिशन के कंपोजिशन किया जा सकता है, और सेक्शन 320 सब क्लॉज 2 में उन केसेस की चर्चा की गई है जिसका कि विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कंपोजिशन किया जा सकता है। जैसा कि आप सामने के स्लाइड्स में देख रहे हैं, इन केस मेंशन्ड इन सेक्शन 320 सब क्लॉज 1 ऑफ द कोड कंपोजिशन कैन बी अफेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो 320 सब क्लॉज 1 में जो केसेस दे रखे हैं उनमें कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन in case mentioned in section 320 subclause 2 of the code, composition can be affected with the permission of the court, before which any prosecution for such offenses pending। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस केस में कंपोजिशन किया जाना है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसमें किसी तरह का कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ हो। अगर एक बार प्रोसिक्यूशन हो गया तो उसके बाद जो कंपाउंड करने का जो स्कोप है वो स्कोप समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, ऊपर के स्लाइड में आपने देखा कि क्या कंपाउंड किया जा सकता है और क्या बिना कौन से केसेस कंपाउंड किया जा सकते हैं बिना परमिशन की कोर्ट के या विद द परमिशन ऑफ कोर्ट के। अब इस स्लाइड में ये बताया गया है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है क्या। तो ऑफेंस अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 320 ऑफ द कोड आर नॉट कंपाउंडेबल। तो इसका मतलब है कि नॉन कंपाउंडेबल केसेस की कोई पहचान नहीं बताई गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि 320 के अंतर्गत जो कंपाउंडेबल मेंशन्ड है उसके अलावा जो केसेस है वो नॉन कंपाउंडेबल है। सी 320 ऑफ द कोड इज एग्जॉस्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस अंडर विच कंपोजिशन कैन बी इफेक्टिव। लेकिन ये क्लॉज भी लगा हुआ है कि ये जो है उसमें जो परिस्थितियां बताई गई हैं और जो शर्तें बताई गई है वो पूरी तरह से निश्चित है और उन्हीं के अंतर्गत 320 के अंतर्गत कंपाउंड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें हाई कोर्ट को कुछ इनहेरेंट पावर्स भी है जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि इन क्रिमिनल केस इट डिक्लेयर्ड टू बी नॉन कंपाउंडेबल देन इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई नॉन कंपाउंडेबल केस है उसको घोषित कर दिया गया है और उसको कंपाउंड किया जाता है तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। ठीक है, इट इज क्रिमिनल इफ अ क्रिमिनल केस इज डिक्लेयर्ड टू बी नॉन कंपाउंडेबल देन इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी टू कंपाउंड इट एंड एग्रीमेंट टू दैट एंड इज होली वॉइड इन लॉ। तो अगर किसी नॉन कंपाउंडेबल केस को कंपाउंड कर दिया जाता है तो वो पूरी तरह से लॉ की दृष्टि में वायलेट होगा, जीरो होगा, वॉइड होगा और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी होगा। और द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर कैन नॉट परमिट कंपाउंडिंग ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर तो है, लेकिन उस इनहेरेंट पावर में भी कोर्ट जो है नॉन कंपाउंडेबल को कंपाउंडेबल नहीं बना सकती है। ओनली इन स्पेशल केस द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट द सच परमिशन। तो सुप्रीम कोर्ट को केवल पावर है कि नॉन कंपाउंडेबल को वो कंपाउंडेबल बना सके, इवन हाई कोर्ट तक को भी ये पावर नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे कि इतने तरह के जो कैटेगरीज थी वो है, और ये लास्ट कैटेगरी है समन केसेस एंड वारंट केसेस। तो एज पर सेक्शन 2W ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, समन केसेस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दी गई है, सिर्फ इतना कहा गया है कि ऐसे ऑफेंस जो वारंट केस नहीं है
वो समन केसेस है। तो इसके लिए फिर एक बार मैं कहूंगा कि समन केसेस और वारंट केसेस क्या है, इसके लिए आपको सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में जाना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में जो कैटेगरीज बताई गई है उसमें पहले भी मैं कई मरतबा बता चुका हूं कि फर्स्ट कॉलम में सेक्शंस लिखे गए हैं आईपीसी के, और उसके बाद उसके ऑफेंस बताए गए हैं, उसके बाद वो ट्राइबल बाई किसके द्वारा है ये बताया गया है, उसके बाद उसमें कितने समय की पनिशमेंट है ये भी बताया गया है, और वो कॉग्निबल है या नॉन कॉग्निबल है ये भी बताया गया है। तो पहले एक बार वारंट केसेस क्या है ये देख लेते हैं, फिर इसका डिफरेंस दूसरे से निकालते हैं। तो वारंट केसेस आप देखें जैसा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2X ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। तो यहाँ पर जाके बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपके कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा वाले जो अपराध हैं वो तो वारंट केसेस है। तो फिर समन केस क्या है? जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है, क्योंकि इसके पहले वाली स्लाइड में आपने क्लियर कर देखा कि उसमें लिखा है कि समन केस मींस अदर देन वारंट केसेस, ठीक है ना। समन केसेस मींस अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। और वारंट केस क्या है? तो वारंट केस वो है जिसमें कि टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा की या डेथ की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या 2 साल से अधिक की सजा है तो वारंट केस है। तो मेरा ख्याल है कि अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में कि क्या समन केसेस कौन से हैं और वारंट केसेस कौन से हैं। और यहीं पर इसके पहले के जो कैटेगराइजेशन थे उसको भी आप टैली कर सकते हैं कि जो समन केस है वही कंपाउंडेबल केस है, जो कंपाउंडेबल केस है वही नॉन कॉग्निबल केस है, ठीक है। और तो इस तरह से या सिंपल केसेस है, और जो वारंट केस है वही कॉग्निबल केस है, और जो कॉग्निबल केस है वही नॉन कंपाउंडेबल केस है। तो मेरे ख्याल से कि ये ऑफेंस क्या है और ऑफेंस की कितनी तरह की कैटेगरी है ये क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखते हैं इसमें क्या है। द डिवीजन ऑफ केसेस इनटू समन्स एंड वारंट केसेस इज बेस्ड ऑन द पनिशमेंट व्हिच कैन बी अवॉर्डेड। तो क्लियर कट है कि समन केस और वारंट केस के बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली केवल उसके पनिशमेंट के आधार पर डिवाइड किया गया है। जिसमें 2 वर्ष से कम की सजा है वो तो समन केसेस है, और जिसमें 2 वर्ष से अधिक की सजा है वो वारंट केसेस है। तो समन केसेस की जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होता है और वो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास करता है, और वारंट केसेस की जो ट्रायल है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लेकर और सेशन तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म ऑफ पनिशमेंट। द डिवीजन मार्क्स of ordinary cases from serious ones and determines the mode of trial। ये वही अभी जो बात मैंने कह दिया कि जो केस के सीरियसनेस है उसी के आधार पर उसका ट्रायल का मोड भी डिसाइड होता है कि उसका समन ट्रायल होगा या उसका समरी ट्रायल होगा या वारंट ट्रायल होगा या फिर उसके सेशन ट्रायल होंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ट्रायल के 4 मोड है। जब हम ट्रायल पढ़ेंगे सेक्शन 225 से लेकर और 260 तक, तो उसमें 4 कैटेगरी के ट्रायल बताए गए हैं, जिसमें सेशन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, समन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है और समरी ट्रायल है। तो जो वारंट ट्रायल है और समन ट्रायल है वो करीब करीब एक जैसा ही है। उसमें ऑन पुलिस रिपोर्ट्स एंड अदर देन पुलिस रिपोर्ट 2 कैटेगरी है, और फिर समरी ट्रायल है। तो ये जो 2 साल से कम के पेटी ऑफेंसेस हैं इसमें समरी ट्रायल होता है। The classification is useful to determine the type of trial procedure to be adopted in the case। तो उस केस में कितनी सजा मुकर्रर की गई है उस आधार पर यह तय किया जाएगा कि उसकी ट्रायल किस प्रकार से चलेगा, यानी समरी ट्रायल होगा या प्रोसीजर होगा, क्या होगा। The trial procedure prescribed for a warrant case in much more elaborate than the provided for a summon case। तो जो समन केस है इसका उसमें उसकी जो ट्रायल के प्रोविजन है वो थोड़ा स्क्वीज है, थोड़ा सरल है, और जो वारंट केस है उसके जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो मेरे ख्याल है कि ऑफेंस क्या है और ऑफेंस की कितनी तरह की कैटेगरी है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जब स्लाइड में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा अरेस्ट पर, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो
तो जो मैंने इसको मैं बार बार क्लियर करता रहता हूँ कि जो यूनिट फर्स्ट के 12 पॉइंट हैं, उस 12 पॉइंट के अंतर्गत ये ऑफेंस चल रहा था, और ये आज जो है ऑफेंस मैंने क्लियर कर दिया। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसमें जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर इसको आप क्लियर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप रेज कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा प्री ट्रायल प्रोसेस, अरेस्ट ऑफ पर्सन। तो प्री ट्रायल प्रोसेस में सबसे पहले आता है अरेस्ट ऑफ पर्सन। अरेस्ट ऑफ पर्सन क्या चीज है? ये सेक्शन 41 से लेकर और 60 तक में दिया हुआ है। इसको मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, और ये चैप्टर 5 और अरेस्ट ऑफ पर्सन, इसमें कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और उसके बाद उसके अलग अलग सर्कमस्टांसेस है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं छुपा हो तो कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कोई अगर अरेस्ट एक बार कर लिया गया और निकल भागा तो उसे कैसे अरेस्ट किया जाएगा, और इसी तरह से अगर वो गश्त के समय नाम पता बताने से इनकार किया हो तो कब अरेस्ट किया जाएगा। तो इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं। और फिर इसी तरह से मोड ऑफ अरेस्ट, यानी अरेस्ट कैसे कैसे किया जाएगा। 46 सेक्शन 46 इस बात को बताता है कि अरेस्ट कैसे किया जाता है। तो सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि जो पुलिस है वो व्यक्ति के पास जाता है और उसे अरेस्ट करने के लिए उसे बताता है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि किस एक्ट में गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। तो इन सब चीज़ों की, इसकी जो क्रिटिसाइज है, इसकी जो आलोचना है, इसकी भी बात करेंगे जब अरेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के, ये आइडियल प्रोविजन है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका वायलेशन पुलिस के द्वारा कई बार किया जाता है। तो वो कौन से ग्राउंड्स हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसी तरह से जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद, क्योंकि ऑफेंस करने के बाद ये जो मैंने एक चार्ट आपको बताया था, इस चार्ट को अगर आपको ध्यान हो तो इसमें सबसे पहले ऑफेंस, तो ऑफेंस होगा तो एफआईआर होगा और कंप्लेंट होगा। तो एफआईआर होने के बाद पहला काम पुलिस क्या करती है कि अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और उसके बाद फिर बेल हो जाता है। बेल अगर ग्रांट हो गया तो वो घर चला जाएगा, और नहीं ग्रांट हुआ तो जेसी में चला जाएगा, और उसके साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। तो इसलिए ऑफेंस हो गया। एफआईआर के प्रोविजन देखने चाहिए, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सीआरपीसी के क्रम में चल रहा हूँ, इसलिए एफआईआर 154 में आता है, तो पहले मैं अरेस्ट की चर्चा करूंगा। तो 41 से लेकर सेक्शन 60 तक के प्रोविजन है। मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर में ये कवर होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अरेस्ट के प्रोविजन थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और इसके साथ साथ एफआईआर 154 और 155, 154 में जो गंभीर अपराध है उसके मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है। छोटा सा सेक्शन है, 3 सब क्लॉज है इसमें, 151, 1, 2 और 3। तो उसमें जो एफआईआर है वो किसी के द्वारा भी पुलिस को लिखवाया जा सकता है, लिखित में दिया जा सकता है, मौखिक में दिया जा सकता है। अगर लिखित में दिया जा रहा है तो पुलिस अपने किसी मातहत को कहेगा कि भाई लिखित में दिया है तो उसको कॉपी करेगा, कॉपी करके उस यानी रजिस्टर में एंट्री करेगा, इंदराज करेगा, उसकी कॉपी लिखवाने वाले को दे देगा। अगर वो मौखिक लिखाया जाता है तो फिर अपने किसी मातहत को, जो एसएचओ है, वो अपने किसी मातहत को कहेगा और वो उसको नोट करेगा, और नोट करके फिर पढ़ के उसको सुनाएगा भी। और वो अगर सेटिस्फाई है कि जो कुछ उसने कहा वो लिख दिया गया है, तो उसकी एक कॉपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। मेन तो ये प्रोविजन है। एक लास्ट में सब क्लॉज 3 और लगा हुआ है कि इन केस अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो क्या ऑप्शन है विक्टिम के पास। तो उसमें फिर है कि विक्टिम जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उसकी शिकायत कर सकता है। लेकिन यहाँ इसके आगे सीआरपीसी साइलेंट है। अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आगे की क्या प्रक्रिया है? तो आगे की प्रक्रिया फिर ये होती है कि हम यहाँ से उठ के कंप्लेंट पे चले जाते हैं। जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ हम कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। तो इसके प्रोविजन फिर 200 में आते हैं। तो इन चीज़ों को, एफआईआर और कंप्लेंट को हम बाद में देखेंगे। पहले हम कल के लेक्चर्स में अरेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेक्शन 41 से 60 को एक बार पढ़ लेंगे और फिर हम अरेस्ट को समझेंगे। मेरे ख्याल से 3 लेक्चर में ये
कवर होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।